आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई क्या आप तैयार हैं आज का सेट करने के लिए? सेट नंबर 3। देखो कल जो मैंने आप लोगों को सेट कराया था वो यूपीएससी का सेट था, और वो सेट इसलिए कराया क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें हमें सारे लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखना पड़ेगा, क्योंकि कब किस एग्जाम का क्वेश्चन किस एग्जाम में उठकर आ जाए हम नहीं कह सकते। ठीक है भाई, अंबेडकर, जतिन, गणेश, रवि, धर्मेंद्र, दीपक, रवि, शिखर, सोनू, मनीष, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आलोक, जय, हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पंकज, चित्रंजन, चित्रेश, रंजन। चलिए साहब, तो आज तैयार हैं आप पूरा सेट नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए? हाँ, तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और ये देखो पेन पेपर बेटा लेके बैठा करो, पेन पेपर लेके बैठा करो, और हर क्वेश्चन का ना आंसर लिखते जाया करो, फिर लास्ट में चेक किया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत। ठीक है ना? पेन पेपर मेरे साथ लेके बैठा करो। हाँ जी, चलिए, आज तो चेप देंगे, आज तो छाप देंगे। हाँ चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, अरे कहाँ गया? सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने। टन टन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। शायद आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा पहले कभी इन फ्यूचर, और देखा भी होगा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में उठकर पूछ लिया जाता है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, देखो सीधा ये पूछो हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सीधा ये देखो हमसे पूछा क्या गया है, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? और हमें बहुत अच्छे से पता है हवाई जहाज तो हवा में उड़ता है। तो बेटा हवा को क्या कहा गया है? एयर इज कॉल्ड क्लाउड, एयर इज कॉल्ड क्लाउड। हवा को नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। आई टेक माय वर्ड्स बैक। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है बेटा? हवाई जहाज उड़ता है आकाश में, आकाश में, हवा में नहीं, आकाश में। और आकाश को क्या कहा गया है? आकाश को फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा, फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा, क्यों भाई? एक सेकंड, लेट मी चेक द क्वालिटी। क्या दिक्कत आ रही है भैया? क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ठीक तो हो रही है बेटा। हाँ जी, क्वालिटी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ थे? क्वेश्चन क्या था? वेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई? बेटा जो हवाई जहाज होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं, है ना? हवा में नहीं, आसमान में। हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं, और आसमान को क्या कहा गया है ना? आसमान को क्या कहा गया है? सी, स्काई इज कॉल्ड सी, है ना? आकाश को समुद्र कहा गया है बेटा, आकाश को समुद्र कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, समुद्र। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, समुद्र, क्योंकि हवाई जहाज बेटा आकाश में उड़ता है और आकाश को समुद्र कहा गया है ना? वेयर डज एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई? वेयर डज एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई? एंड स्काई इज कॉल्ड सी, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। ये तो बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था, है ना? इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं, करने को नहीं था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। इफ वाइप इज कोडेड एज 159, क्वाइट इज कोडेड एज 201, है ना? वाइप को कोड किया हमने 159 से। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। आप ये बताओ बेटा, ये जो नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है ये टाइप 1 या टाइप 2? सर ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, जिसमें लेटर के प्लेस का यूज हम एक साथ करते हैं। एक साथ हम लेटर के प्लेस का यूज करके 159 बनाएंगे। तो सोचो एक साथ यूज करके 159 कैसे बनेगा? 23 और 9 32 और 16 48 और 5 53। क्या 53 का 159 से कोई रिलेशन है? क्या 53 का 159 से कोई रिलेशन है? सर डेफिनेटली। क्या सर 53 का ट्रिपल कर दो? तो वेरी सिंपल। तो हमें क्या पूछा है? गन की कोडिंग क्या होगी? 7 और 21 28, 28 और 14 42, और 42 का 3 गुना कर दो बेटा, 42 का 3 गुना कर दो, 3 दूनी 6 3 चौक 12। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो लेटर के प्लेस को ऐड करके ट्रिपल कर दिया, लेटर के प्लेस को ऐड करके हमने ट्रिपल कर दिया। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तीसरा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आपके सामने है। इन अ कोड लैंग्वेज सेडेटिव इज कोडेड एज, ओके आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, SEDATIVE, इसको हमने कोड किया है ATTESEVI से। याद करो बेटा, लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं, तो ये उन 7 पैटर्न में से कौन सा पैटर्न है? वेरी गुड जॉब, पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है? पोजीशन बेस्ड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेटर्स की पोजीशन चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। कैसे पोजीशन चेंज हो रही है बेटा? इन दोनों को उठा के तो आगे रख दो, यानी कि सबसे पहले हम इन दोनों को उठा के रखेंगे SO, यानी कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो SO से शुरू होगा, और पहले ऑप्शन को छोड़कर अगले 3 ऑप्शन SO से शुरू हैं। फिर हमने इसको उल्टा लिख दिया DES, फिर इसको उल्टा लिख दो DES, फिर इसको उल्टा लिख दो REP, तो SOREP, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। लेटर कोडिंग का कौन सा पैटर्न था? पोजीशन बेस्ड पैटर्न था। बेटा अपने आंसर्स लिखते जाना, कितने आपके ठीक हो रहे हैं। मतलब आप लोगों को जो आंसर है ना, मेरे आंसर देने से पहले देना है, मतलब मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, यानी कि मैं उस स्पीड से नहीं कर रहा जो एग्जाम में हम यूज करते हैं, मैं बहुत ही नॉर्मल स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, तो उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। चलिए साहब, क्वेश्चन क्या है? शब्द फ्रीक्वेंसी के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के, शब्द फ्रीक्वेंसी के अक्षरों को, शब्द फ्रीक्वेंसी के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित करो बेटा फ्रीक्वेंसी को, उल्टे क्रम में, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? सबसे बड़ा y, फिर y के बाद सबसे बड़ा क्या है? r, देन q, है ना? नहीं नहीं सॉरी, है ना? y के बाद सबसे बड़ा है u, देन r, देन q। पहले y आ गया, देन u आ गया, देन r आ गया, देन q आ गया। अब सबसे बड़ा क्या है? e f n c, n के बाद है f, देन e, देन c। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? तो निर्मित शब्द में y, निर्मित शब्द में y और बाएं छोर से अंतिम अक्षर के बीच में कितने स्वर हैं? बेटा बाएं छोर से अंतिम अक्षर, बाएं छोर से अंतिम अक्षर है c, इनके बीच में टोटल कितने वॉबल्स हैं? है ना? कितने वॉबल्स हैं? 1
1 2 3 कितने वॉबल्स हैं? 3 वॉबल्स हैं। y और लेफ्ट से जो एंड है इनके बीच में टोटल कितने वॉबल्स हैं? तो सर इनके बीच में टोटल 3 वॉबल्स हैं। काउंटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5th। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, ये लेटर के प्लेस लिखते ही सॉल्व हो जाते हैं। लेटर के प्लेस लिखते ही, कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। 26 - 2 24 - 2 22 - 2 20 20 यानी कि t - 2 20 - 2 18 - 2 16 16 - 2 14 14 यानी कि n। तो tn इज द राइट आंसर। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। अल्फाबेट के प्लेस लिखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा, जज इज रिलेटेड टू जस्टिस इन द सेम वे आर्बिट्रेटर इज रिलेटेड टू व्हाट। जिस प्रकार जज का संबंध बेटा न्याय से होता है, उसी प्रकार मध्यस्थ का रिलेशन किससे होता है? तो बेटा जो जज होता है वो क्या दिलाता है? जज क्या दिलाता है? जज जज हमें न्याय दिलाता है। वेरी गुड जो प्रमोद, जज हमें न्याय दिलाता है। जो आर्बिट्रेटर होता है वो समाधान करता है। मध्यस्थ आर्बिट्रेटर, पंच पंच मान लो इसको बेटा, गांव में सरपंच जो होते हैं, तो जैसे जज हमें न्याय दिलाता है वैसे पंच हमारा रिजॉल्व करता है, समाधान निकालता है समस्या का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, स्पीड में कमी नहीं होनी चाहिए, सारा खेल बेटा स्पीड का है रीजनिंग में। 9 72 और 144, 9 से 72 72 से 144, तो हम लोग बड़े प्यार से देख सकते हैं सर। पहले तो 8 गुना हुआ और फिर 2 गुना हुआ, तो बेटा पहचानो, मुझसे पहले पहचानो 8 गुना 2 गुना कौन सा ऑप्शन है। 8 गुना 2 गुना कौन सा ऑप्शन है सर? 8 गुना कोई भी ऑप्शन नहीं है। 2 गुना तो सर ये भी है और 2 गुना तो ये भी है, लेकिन 8 गुना ना तो ये है ना तो ये है। अब हम क्या करें? अब हम कैसे इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाएं? सर ये तो समझ आ रहा है डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, बट सर ये तो 8 गुना नहीं है, तो क्या लॉजिक हो सकता है? सर यहाँ पर एक लॉजिक हो सकता है, जो नंबर है उससे एक कम में मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो बेटा 8 × 7, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे कर सकते हैं 9 स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस 8, 8 स्क्वायर माइनस 8, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट सटासट। हाँ जी, 2 6 28 3 6 9 देन 2 8 क्वेश्चन मार्क, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। 2 6 28 3 6 9 2 8 क्वेश्चन मार्क। ये तो हमें समझ आ रहा है कि सर 2 और 6 का यूज करके ही 28 बनेगा। सोचो 2 और 6 का यूज करके 28 कैसे बना सकते हैं? 3 और 6 का यूज करके 9 कैसे बना सकते हैं सर? 3 और 6 9 बेटा, फिर 2 और 6 8 होता है। अगर आप 3 और 6 9 बना रहे हो तो सोचो, सोच कर देखो क्या लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं। जल्दी जल्दी, कम ऑन हरी अप। हाँ जी फटाफट सर, 2 6 का यूज करके 28। अरे सोचो भाई, जल्दी से कोई एक आंसर दो मुझे जल्दी से। अरे वाह प्रमोद, अरे प्रमोद तुम तो बड़े ज्ञाता हो यार, बहुत ज्ञानी हो, क्या बात है। 2 6 का यूज करके 28 कैसे बनेगा सर? 6 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, देखो 36 36 36 माइनस 8 कितने होते हैं? 28। 6 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, 36 36 माइनस 3 कितने होती है? 27 कितने होते हैं? 9। तो बेटा 8 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब 64, 64 माइनस 8 कितने होंगे? 56, 64 माइनस 8 कितने होंगे? 56, 64 माइनस 8 कितने होंगे? 56। बहुत बच्चों ने आंसर पता लगाया था। प्रमोद के बाद राजकुमारी भी है, जतिन भी है, जतिन के बाद शिव और शिव के बाद अनमोल। इन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पता लगा लिया था। वेरी गुड। राहुल, आलोक और शरीफ ने भी पता लगा लिया था। वेरी गुड जॉब, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, फाइंड ऑड वन आउट। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है, जल्दी से पहचानो। है हमसे पढ़ नहीं रहे, हम तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, हम तो प्रैक्टिस सेट की तैयारी करा रहे हैं, हम पढ़ा थोड़ी ना है। बताओ बीडीएफ एचजेएल एमओक्यू पीएसयू, इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है? सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन भी लेटर के प्लेस लिखते ही सॉल्व हो जाते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेटर के प्लेस लिखते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेटर के प्लेस लिखते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा सर, सब में दो दो का डिफरेंस है, सिर्फ इसी में दो का डिफरेंस नहीं था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बेटा लेटर के प्लेस लिखते ही सॉल्व हो जाते हैं। और आप चीज देख रहे हो कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज ना के बराबर पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में भी हमें यही करना है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना बेटा, वो हमें ना के बराबर पढ़नी है, ना के बराबर। अब देखो इस इक्वेशन में ऐसे कौन से दो सिंबल है जिनको आपस में बदला जाए? इनटू और प्लस को अगर हम आपस में बदलें, प्लस को हम यहाँ लिख दें, इनटू को यहाँ लिख दें। अब देखो इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना हमें आता है, कैसे? डिवाइड और मल्टीप्लाई हम एक साथ सॉल्व करेंगे हमेशा, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो। तो बेटा 24 बटा 8 3 5 या 15, तो 15 और 3 18, 18 माइनस 5 13। अरे वाह, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में भी बिल्कुल यही अप्रोच यूज करनी है कि डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो। बेटा 24 बटा 8 3 3 माइनस 5 माइनस के 2 माइनस 2 प्लस 15 13। ठीक है हाँ जी, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आ गया डाइस का। देखो एग्जाम में कितनी कम लैंग्वेज हमें पढ़नी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 6 संख्या के विपरीत संख्या क्या है, फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 6। तो बेटा 6 के विपरीत पता लगाओ, क्या इन दोनों फिगर से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 कॉमन ट्रिक 3 3 कॉमन, 1 कॉमन ट्रिक 3 3 कॉमन, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 4 6 3 4 6, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 2 5 3 2 5। तो हमसे क्या पूछा था? फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 6। 6 के अपोजिट क्या होगा? 6 के अपोजिट 5 होगा। तो 1 कॉमन ट्रिक हमने यूज करी बेटा, 3 3 को ऊपर नीचे लिखा, 3 4 6 3 2 5, 1 कॉमन ट्रिक। ठीक है, हम बेटा पहले और तीसरे में भी 1 कॉमन ट्रिक यूज कर सकते थे, 4 4 को ऊपर नीचे लिखते तब भी आंसर आ जाता। 4 6 3 4 6 3 और 4 5 1 4 5 1, तब भी आंसर 6 के अपोजिट क्या आता? तब भी आंसर 6 के अपोजिट 5 आता। तो कहने का मतलब है कोई भी दो फिगर उठा लो, कोई भी दो फिगर उठा लो बेटा, उससे हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं 1 कॉमन ट्रिक से। ठीक है, नेक्स्ट। ओके ये क्वेश्चन क्या आ गया? ये क्वेश्चन आ गया क्यूब, क्यूब का क्वेश्चन आ गया, घन का। घन का क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती हैं। एक घन है जिसकी सभी सतह रंगीन कर दी, एक बड़ा घन है। यदि इनमें से कई छोटे छोटे घन निकाले जाते हैं यानी कि इसको छोटे छोटे घनों में काट दिया, तो प्रत्येक घन 1/4 मूल घन के आकार का होता है। यानी कि जो छोटा घन होता है, जो बड़े घन होता है, उसका 1/4 है। यानी कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की भुजा की 1/4 है। यानी कि बड़े घन और छोटी भुजा का अनुपात बड़े घन और छोटी भुजा, छोटे घन और बड़े घन की भुजा का अनुपात 1/4 है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई सर? n की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बड़े घन और छोटे घन की भुजा का अनुपात होता है n। तो बड़े घन की भुजा 4 गुना है, छोटे घन की भुजा 1/4 है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 हो गई n की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है? एक तरफ पेंट किए गए घनों की संख्या बताइए। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं एक सतरंगी घनों की संख्या होती है बेटा 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 4 × 6 24, 24 इज द राइट आंसर। भैया एक सतरंगी घनों की संख्या होती है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है? 4 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 4 24 24 इज द राइट आंसर, है ना। देखो छोटा घन बड़े घन का 1/4 है, इसका मतलब n की वैल्यू 4 है। छोटा घन बड़े घन का 1/6 है, इसका मतलब n की वैल्यू 6 है, सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो बेटा त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने की दो तरीके हैं। पहले तो त्रिभुज काउंट करो अपनी आंखों से, फिर त्रिभुज काउंट करो बेटा मन की आंखों से। पहले अपनी आंखों से, फिर मन की आंखों से। पहले अपनी फिर मन की, है ना? तो अपनी आंखों से काउंट करने के लिए इस पिक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, अगर मान लो कोई ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति है, तो बताओ बेटा इसमें कितने त्रिभुज होंगे? इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो 8 का डबल 16 16। तो बेटा ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर टोटल 16 त्रिभुज हैं। लेकिन 16 के बाद हमने यहाँ से ये लाइन बना दी। तो जैसे मैंने ये लाइन बनाई बेटा, ये लाइन बनाने से कितने त्रिभुज बन गए? 3 त्रिभुज नए बन गए, 1 2 और 1 3। और इसी प्रकार इस लाइन को बनाने से भी 3 त्रिभुज नए बन गए, तो 3 और 3 6 त्रिभुज नए बन गए। तो यानी कि इस बॉक्स के अंदर टोटल बेटा कितने त्रिभुज हैं? 22। 16 पहले से थे और 6 और बन गए, 16 और 6 22। बेटा 22 इधर है। अच्छा इस वाले पार्ट में कितने त्रिभुज हैं सर? इस वाले पार्ट में 1 और 1 2 त्रिभुज यहाँ पर है, और 1 और 1 2 त्रिभुज यहाँ पर है, 2 और 2 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। तो बेटा 22 और 2 24, 24 और 2 26। बेटा 26 तो वो त्रिभुज हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, 26 तो वो त्रिभुज हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। अब हमें देखना है मन की आंखों से, यानी कि कितने एक्स्ट्रा बनेंगे त्रिभुज। तो एक्स्ट्रा कैसे निकालोगे? देखो इस वाले पार्ट को इस पार्ट में जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो, कितने एक्स्ट्रा बने? एक त्रिभुज देखो ये वाला एक्स्ट्रा बना, एक, और एक त्रिभुज ये वाला एक्स्ट्रा बना। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए बेटा? इस वाले पार्ट को इसमें जोड़ने पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। इन द सेम वे ये वाला पार्ट इसमें ऐड करो, कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? एक, एक तो ये एक्स्ट्रा बन गया और दूसरा ये एक्स्ट्रा बन गया। कहने का मतलब है राइट वाले पार्ट को जोड़ने पर भी 2 एक्स्ट्रा बने, लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ने पर भी 2 एक्स्ट्रा बने। कितने एक्स्ट्रा बने? 4 एक्स्ट्रा बने। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 30। तो सबसे पहले बेटा हमने बॉक्स में काउंट किया, बीच में 22 और 2 24 और 2 26, 2 और 2 30। तो 30 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आज देखो तीसरा दिन है हमारा, मतलब वैसे तो चौथा दिन है क्योंकि बीच में यूपीएससी का सेट करा दिया। आज आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और आप लोगों की स्पीड भी थोड़ी सी पहले से इंप्रूव हुई होगी, है ना? पहले से ज्यादा इंप्रूव हुई होगी स्पीड। अब आप लोग ना क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत जल्दी कैच कर रहे होंगे। पहले दिन क्वेश्चन की लैंग्वेज कैच नहीं कर पा रहे होंगे, बट अब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कैच कर पा रहे हैं। यही हमें सीखना है, तभी एग्जाम में हमारा टाइम बचेगा कि हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी कैच करना सीख लें, कितनी जल्दी हम उसकी लैंग्वेज समझ लें। भरत और सपना पति पत्नी है, तो करा दो भैया भरत और सपना की शादी। भरत का सपना था सपना से शादी करने का, तो भरत का सपना हमने पूरा कर दिया सपना से शादी कराकर। रोहित और भरत भाई है, रोहित और भरत, भरत का भाई कौन है? रोहित, रोहित को भरत का भाई बना दो। सुरेश रोहित का पिता है, तो बेटा रोहित का पिता कौन है? सुरेश, सुरेश को रोहित का पिता बना दो। सपना का पुत्र है कृष, बेटा इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया कृष। कृष लड़का है या लड़की है हमें तो पता नहीं है। कृष लड़का है, देखो नाम से कभी भी जेंडर डिफाइन नहीं होगा, याद रखना ब्लड रिलेशन चैप्टर में। कृष लड़का है या लड़की, इसको ऋतिक रोशन वाला क्रिसमस समझना बेटा, ठीक है? तो कृष सुरेश से कैसे संबंधित है बेटा? हाउ इज कृष रिलेटेड टू सुरेश? जो कृष है वो सुरेश का कौन है? बताओ कृष सुरेश का कौन है? हाउ इज कृष रिलेटेड टू सुरेश? देखो जो कृष है वो सुरेश का पोता भी हो सकता है, इसके बेटे का बेटा, इसकी बेटी की बेटी, पोती भी हो सकती है, नाती। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हालांकि इंग्लिश में हुआ है ग्रैंडसन, तो वैसे ग्रैंडसन के अकॉर्डिंग तो हिंदी में सिर्फ पोता होगा तो भी ठीक है, पोता या पोती। ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर तो भी ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ऑप्शन ए ही आंसर आना है। कुल मिलाकर ऑप्शन ए ही आंसर आना है। बस इतना याद रखना, नाम से जेंडर डिफाइन नहीं किया जाता है ब्लड रिलेशन चैप्टर में। बेटा आजकल नाम तो छोड़ो, आजकल तो देखकर भी नहीं बता सकते कि लड़का है या लड़की है। आजकल तो टिकटॉक ने ऐसा माहौल खराब किया हुआ है, सारे एक जैसे दिखते हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, सारे टिकटॉकर एक जैसे दिखते हैं ना। तो नाम तो छोड़ो, देखकर ही नहीं पता चलता। इसीलिए पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि हाँ भाई ये लड़का है और हाँ भाई ये लड़की है, ठीक है? वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए, 15वें क्वेश्चन पर। देखो फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला, महिला नहीं महिला, एक महिला, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि, एक महिला कहती है कि उसकी माता, देखो मैं ये गारंटी दे रहा हूं बेटा, अगर ये 50 सेट आप लोग मेरे साथ कर लोगे ना प्रैक्टिस सेट बैच में, सिर्फ लाइव सेशन अगर अटेंड कर लोगे डेली, उसके बाद आपको रीजनिंग में कभी टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, एक व्यक्ति को इशारा करते महिला कहती है कि उसकी माता मतलब व्यक्ति की माता के बारे में कुछ बताना चाह रही है, व्यक्ति की माता के बारे में कुछ बताना चाह रही है। मेरी माता की इकलौती पुत्री है, मेरी मतलब महिला की माता, महिला की माता की इकलौती पुत्री। अबे महिला की माता की इकलौती पुत्री तो खुद महिला हो गई, उस व्यक्ति की जो माता है मेरी माता की इकलौती पुत्री, यानी कि मैं खुद हूं, तो उस आदमी की माता वो महिला खुद है। तो हाउ इज महिला रिलेटेड टू, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन? तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? माता, ऑप्शन ए माता। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16वें क्वेश्चन पे आइए। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आजकल डायरेक्शन के क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े से लेंदी आ रहे हैं बेटा, आजकल एग्जाम में डायरेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं लेंदी, आ तो इजी है लेकिन लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। ए पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, पूर्व दिशा कहां है सर? पूर्व तो राइट साइड में है, तो ए दाईं ओर चलना शुरू करता है और 3 मीटर चलने के बाद और 3 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। 3 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ गया और 4 मीटर चलता है, और 4 मीटर चलता है। इसके बाद वह प्रत्येक 5 मीटर का 2 लगातार बाईं ओर मुड़ता है, मतलब वो 2 लगातार बाईं ओर मुड़ता है, 2 बार लगातार बाईं ओर। तो पहली बार बाईं ओर मुड़ा तो यहाँ गया, दोबारा बाईं ओर मुड़ा, दोबारा बाईं ओर मुड़ा तो यहाँ गया, और 5 मीटर चला और 5, ठीक है? हाँ जी, 5 4 से थोड़ा सा आगे निकल गया और कॉफी शॉप पर पहुंच जाता है, कॉफी शॉप पे पहुंच गया, ये कॉफी शॉप है। यहाँ से फिर वो दाईं ओर मुड़ा और फिर 4 मीटर चला, दाईं ओर मुड़कर फिर 4 मीटर चला, फिर दाईं मुड़कर 2 मीटर चला, फिर दाईं मुड़कर 2 मीटर चला, और अब वो बाईं ओर चलना शुरू कर देता 3 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला, चलने के बाद 3 मीटर चलेगा, फिर बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर। तो आजकल क्वेश्चन बेटा थोड़े लेंथी आ रहे हैं डायरेक्शन के, आ तो इजी है लेकिन है लेंथी क्वेश्चन, बस उनको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? अरे क्वेश्चन तो गायब हो गया, एक सेकंड ढूंढते हैं क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है, यहीं कहीं होगा। ये रहा क्वेश्चन, हमसे ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए के प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में ए गंतव्य किस दिशा में है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एज डेस्टिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एज स्टार्टिंग पॉइंट? तो बेटा ए अभी प्रारंभ, ए जो है वो अभी यहाँ पर है, तो ये बेटा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो बेटा जहाँ से दिशा पूछी जाती है वहां से तीर चला देते हैं, तो यहाँ से तीर चलाओ, निशाना बनाओ यहाँ, तो यहाँ से तीर, ये निशाना ऐसे बनेगा और ये तीर बेटा ऊपर जा रहा है, ऊपर होता है नॉर्थ, ये तीर राइट में जा रहा है, राइट में होता है ईस्ट, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ओहो सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, सिलॉक्स,
ठीक है। निष्कर्ष है सम ग्राउंड्स आर बॉल। देखो बेटा हमें ग्राउंड से बॉल पर आना है। अब ग्राउंड कहाँ पर है? ग्राउंड यहाँ पर है। और बॉल्स कहाँ पर है? सर बॉल से यहाँ पर। हमें ग्राउंड और बॉल्स को जोड़ना है। क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? देखो भाई साहब पहले विकेट से विकेट जुड़ गया, पहले विकेट से विकेट जुड़ गया। वो इसलिए जुड़ गया क्योंकि इस पे 100 है, कम से कम एक कॉमन पे 100 होना चाहिए। फिर बैट से बैट जुड़ गया, बैट से बैट भी जुड़ गया। अब बेटा हमने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ा, किसके थ्रू जोड़ा? नेगेटिव के थ्रू जोड़ा। तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव के थ्रू जुड़ते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है। तो बेटा ग्राउंड से बॉल ये क्या लिखा गया है? पॉजिटिव। जबकि ग्राउंड से बॉल अगर रिजल्ट बनेगा तो वो नेगेटिव, इसका मतलब ये गलत है। क्या मैं बना सकता हूँ नो बैट इज ग्राउंड? देखो बैट से ग्राउंड को जोड़ो, विकेट से विकेट जुड़ गया, तो क्या मैं बना सकता हूँ नो बैट इज ग्राउंड? बेटा यहाँ पे ग्राउंड की वैल्यू 50 है, जबकि यहाँ पे ग्राउंड की वैल्यू क्या है? 100। नेगेटिव ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। तो मैं नो बैट तो पढ़ सकता हूँ लेकिन इस ग्राउंड कभी नहीं पढ़ सकता क्योंकि ग्राउंड की वैल्यू 100 है। हम 50 वैल्यू को कभी भी 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया नन फॉलोस। नन फॉलोस दोनों सही नहीं है, नन फॉलोस, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। ठीक है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, नन फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 फिर से सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया बेटा, फिर से सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। सम देखो पहला कंक्लूजन है, आप लोग बेटा इसको मत देखा करो, आप लोग इसको देखा करो। हमें जाना है पिक्सल से इमेज। अब आप ये बताओ पिक्सल से इमेज के लिए किस किस की जरूरत है? हमें पिक्सल से इमेज जाना है। सर पिक्सल से इमेज के लिए अगर हम पिक्सल से इमेज की बात करें, पिक्सल से इमेज तो पिक्सल पिक्सल बेटा ये भी है, पिक्सल ये भी है, इमेज ये भी है और इमेज ये भी है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो पिक्सल से इमेज हम फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू जाएंगे, दोनों 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो मैं पिक्सल से इमेज पढ़ूंगा, सम पिक्सल्स आर इमेज। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं पढ़ सकता, नो पिक्सल इज इमेज, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है हमेशा पॉजिटिव पढ़ा जाएगा, नेगेटिव नहीं पढ़ सकते। अच्छा अब डार्क से पिक्सल, अगर हम डार्क से पिक्सल की बात करें, डार्क से पिक्सल की बात करें तो बेटा इमेज से इमेज कट जाएगा, इमेज से इमेज कट जाएगा। डार्क है 100 और इमेज से इमेज कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो बेटा डार्क से पिक्सल कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि नो डार्क इज पिक्सल नहीं पढ़ सकता, पिक्सल को 100 नहीं बना सकते। हम सम डार्क आर नॉट पिक्सल नहीं पढ़ सकते क्योंकि पिक्सल को 100 नहीं बना सकते। हाँ पिक्सल से डार्क तो बन गया, सम पिक्सल्स आर नॉट डार्क, लेकिन डार्क से पिक्सल नहीं बन पाएगा। तो डार्क से पिक्सल नो रिलेशन, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती है। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती है। तो डार्क से पिक्सल को रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे सारी संभावनाएं सही होंगी। तो ओनली बी इज द राइट आंसर, ओनली बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर बेटा मेरे साथ साथ सॉल्व करो तभी तो लाइव टेस्ट होगा तुम्हारा, वरना लाइव टेस्ट कैसे होगा? अच्छा ये आ गया बेटा रैंकिंग का क्वेश्चन। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है कि मनोज और सचिन 31 छात्रों की कक्षा में सीट से 7वें और 11वें स्थान पर है, मतलब ऊपर से 7वें और 11वें स्थान पर है, तो अंतिम से उनका स्थान क्या होगा? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जब टॉप की पोजीशन को बॉटम में या बॉटम की पोजीशन को टॉप में, जब लेफ्ट की पोजीशन को राइट में, राइट की पोजीशन को लेफ्ट में हम बदलते हैं तो कभी भी हम टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो बेटा हम 31 में से नहीं घटाएंगे, हम घटाएंगे इन दोनों स्थान को 32 में से। तो 32 - 7 होता है 25, 32 - 7 होता है 25 और 32 - 11 कितना होता है? 32 - 11 होता है 21, 32 - 11 21। तो बेटा 25 और 21 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 25 और 21। लेकिन 25 और 21 कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीस इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीस इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ओके क्वेश्चन नंबर 20 है, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन हमारे सामने है, सीरीज का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करें? किसी भी एक सिंबल को पकड़ लो, प्लस को पकड़ लो, प्लस पहले में यहाँ था, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ। तो बेटा जो प्लस है ना, प्लस वो रोटेट हो रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पहले प्लस साउथ में था, फिर वो ईस्ट में हो गया, फिर वो नॉर्थ में हो गया, अब प्लस आ जाएगा वेस्ट में। तो जिस ऑप्शन में प्लस वेस्ट में हो वो ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि प्लस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, वेस्ट में नहीं है, वेस्ट में नहीं है, वेस्ट में प्लस नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिर्फ प्लस सिंबल पे फोकस करके हमने अपना आंसर पता लगा लिया, क्योंकि प्लस सिंबल 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और 22। भाई साहब 21 और 22 जो क्वेश्चन है वो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 दोनों ही क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के हैं, यानी कि जब आप सीटिंग अरेंजमेंट बना लोगे तो 21 और 22 दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जो एक पंक्ति में बैठे हैं, बराबर बैठे 2 से अधिक व्यक्ति समान दिशा में सामना नहीं करते। मतलब कुछ व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है, कुछ व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर है और 8 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कहना चाह रहे हैं 2 से ज्यादा ऐसे अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं बैठेंगे जिनका मुख समान दिशा में है, जिनका मुख समान दिशा में है। पहला पॉइंट है ए डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बेटा आप लोग ध्यान से समझना, जो रैंकिंग का क्वेश्चन होता है, मतलब रो वाला जो क्वेश्चन होता है सीटिंग अरेंजमेंट का, उसमें हम फर्स्ट पर्सन को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। हम क्या करेंगे? हम अकेले डी को बैठाएंगे, हम अकेले डी को बैठाएंगे, लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, डी का मुख उत्तर में भी हो सकता है, डी का मुख साउथ में भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? दोनों पॉसिबिलिटी को अलग अलग बना लेंगे, ठीक है। और डी के बाएं तीसरे स्थान पर ए है। अब देखो इसका बायां किधर होगा? इधर 1 2 3 डी के बाएं तीसरे स्थान पर ए है, और इसका बायां होगा इधर 1 2 3 डी के बाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा दिया, डी के बाएं तीसरे स्थान पर हमने ए बैठा दिया, ठीक है। अच्छा एक व्यक्ति डी और जी के बीच में बैठा है ना, और जी किसी अंतिम छोर पर बैठा है। एक व्यक्ति डी और जी के बीच में है, देखो डी यहाँ पर है तो जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि जी एक अंतिम छोर पर है, इसका मतलब जी यहाँ पर है और जी हो गया अंतिम छोर पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डी और जी, बेटा जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि जी अंतिम छोर पर नहीं है, इसका मतलब मैं जी को यहाँ बैठाऊंगा और जी अंतिम छोर पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बेटा अलग अलग बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटी अलग अलग बनेंगी। ए और डी समान दिशा में सामना नहीं करते हैं। बेटा अगर डी का फेस नॉर्थ है तो ए का फेस साउथ है, और अगर डी का फेस साउथ है तो ए का फेस नॉर्थ है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति उत्तर का सामना करते हैं। बेटा जो अंतिम छोर पर बैठे हैं उन दोनों का मुख उत्तर में है, जो अंतिम छोर पर बैठे हैं उन दोनों का मुख उत्तर में है, उन दोनों का मुख उत्तर दिशा में है। अब देखो बेटा इस व्यक्ति का मुख कभी भी उत्तर में नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठे जिनका फेस सेम डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली इसका फेस साउथ में है। इसका मुख कभी भी नॉर्थ में नहीं हो सकता क्योंकि 3 लोगों का फेस एक ही दिशा में नहीं है, तो इसका मुख साउथ डायरेक्शन में है डेफिनेटली, ठीक है। एच और सी एक दूसरे के तत्काल दाईं ओर बैठे हैं, पर इनमें से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा। बेटा एच और सी एक दूसरे के तत्काल दाएं हैं, यानी कि एच और सी एक साथ बैठे हैं। तो बेटा एच और सी को मैं एक साथ कहां बैठा सकता हूं? सर मैं एच और सी को एक साथ
साथ यहाँ भी बैठा सकता हूँ, मैं एच और सी को एक साथ यहाँ भी बैठा सकता हूँ। एच सी एक दूसरे के पड़ोसी है और एक दूसरे के दाईं ओर है, एक का मुख नॉर्थ तो दूसरे का मुख साउथ है, ठीक है। चलिए, बी उत्तर का सामना करता है, बेटा जो बी है उसका फेस नॉर्थ में है, इस पॉइंट को भी मैं नहीं बना सकता, बी का फेस नॉर्थ में है। ई एफ के दाईं ओर बैठा है, ई जो है वो एफ के दाईं ओर है ना, ई इज राइट टू एफ, ई एफ के दाईं ओर है, ये भी हिंट मैंने साइड में लिख ली। जी और डी समान दिशा का सामना करते हैं, बेटा जी और डी समान दिशा का सामना करते हैं, इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो गलत है। क्वेश्चन कह रहा है कि जी और डी एक ही डायरेक्शन में है, जी और डी एक ही डायरेक्शन में, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो गई गलत, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो गई गलत। अब देखो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, अब हमारे पास ये 3 पॉइंट है जिसका यूज हमें यहाँ पे करना है, जिसका यूज हमें यहाँ पे करना है, ठीक है मेरे भाई ध्यान से समझना। क्या समझना, एच और सी एक दूसरे के दाईं ओर है, अगर मैं एच को यहाँ बैठाऊंगा तो मुझे सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो एच और सी एक दूसरे के दाईं ओर हो जाएंगे। अगर मैं एच को यहाँ बैठाऊँ सी को यहाँ बैठा सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं इसकी, इसका मुख नॉर्थ में, इसका पता नहीं, इसका साउथ में, ये ए है, इन दोनों का पता नहीं, इसका फेस नॉर्थ में डी है, ये साउथ, ये जी। अब एक काम करते हैं, पहले तो मैं बैठाता हूँ एच, अच्छा यहाँ पे भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे, एच और सी में से कौन कहाँ आएगा, एच सी यहाँ भी आ सकता है, एच सी यहाँ भी आ सकता है, एच सी यहाँ भी आ सकते हैं और एच सी यहाँ भी आ सकते हैं, तो वैसे ही एच सी यहाँ भी आ सकते हैं और एच सी यहाँ भी आ सकते हैं। ओके चलो साहब हमने बैठा दिया। अब बी का फेस नॉर्थ में है, तो मेरे भाई बी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि बी का फेस नॉर्थ में है, बी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, है ना, बी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ। कोई पॉइंट हमसे रह तो नहीं गया, ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट है जो हमसे छूट गया है, कोई पॉइंट हमसे छूट गया है जरूर। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ओके देखो ये वाला क्वेश्चन हमसे छूट गया, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, है ना, ये पॉइंट हमसे छूट गया कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, जितने पर्सन का फेस नॉर्थ में उतने पर्सन का फेस साउथ में है, तो 4 लोगों का फेस नॉर्थ में और 4 लोगों का फेस साउथ में है, 4 लोगों का फेस नॉर्थ में, 4 लोगों का फेस साउथ में है, ये पॉइंट मिस हो गया। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर एक का फेस नॉर्थ, दूसरे का फेस नॉर्थ, तीसरे का फेस नॉर्थ में, है ना, ये इसके राइट में और ये इसके राइट में है, तो इसका फेस डेफिनेटली साउथ में होगा, तभी ये इसके राइट में आएगा, तो दोनों एक दूसरे के राइट है। अच्छा यहाँ पर किसी का भी फेस नॉर्थ और किसी का भी फेस साउथ में किया जा सकता है ना, लेकिन इन दोनों में से पक्का एक का फेस नॉर्थ और एक का फेस साउथ में होगा। इसका मतलब ये है एक का फेस नॉर्थ हो गया, दूसरे का फेस नॉर्थ हो गया, डेफिनेटली इनमें से एक का फेस नॉर्थ है 3 और 1 4 तो डेफिनेटली इसका फेस साउथ होगा। और अगर इसका फेस साउथ होगा तो बेटा इसका फेस 100% नॉर्थ होगा, क्योंकि दो से ज्यादा एक साथ नहीं फेस कर सकते। इसका फेस नॉर्थ होगा तो इसका फेस साउथ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के राइट में बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के राइट में बैठे हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, अब देखो बी का फेस नॉर्थ में है, एक का फेस नॉर्थ हो गया, दूसरे का फेस नॉर्थ हो गया, तीसरे का फेस नॉर्थ, इनमें से एक नॉर्थ और एक साउथ है। E sits to the right of B, E sits to the right of F, F के दाईं ओर E है, F के दाईं ओर, बेटा ये दोनों फेस साउथ करते हैं तो डेफिनेटली ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, तो 1 2 3 4 नॉर्थ हो गए, तो 4 साउथ हो गए हमारे पास। और देखो बी का फेस नॉर्थ में है तो ये डेफिनेटली बी हो गया, है ना, बी का फेस नॉर्थ में है तो ये डेफिनेटली बी हो गया, और जो ई है वो एफ के राइट में है, एफ का राइट, तो बेटा एफ ये हो गया, एफ का राइट पे ई है ना, एफ के राइट पे ई है। अच्छा एफ के राइट पे ई है, ये एफ हो गया, एफ के राइट पे ई है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त सी और एच एक पॉइंट और था बेटा, सी और एच एक दूसरे के तत्काल दाईं ओर बैठे हैं, पर इनमें से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा, सी और एच में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा, यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। फाइनली ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, फाइनली ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और ये बेटा क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 दोनों को सॉल्व करेगी अरेंजमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 हमसे पूछे क्या गए। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछे क्या गए। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा गया है ए के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए, तो बेटा ए के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, ए का फेस साउथ में है, ए का लेफ्ट होगा इधर एच और सी, ए के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ए के इमीडिएटली लेफ्ट में एच भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, इधर एच और सी। 21 क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बेटा, ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए के बाईं ओर, बेटा जो ए का बायां है ना, ए का बायां इधर है क्योंकि फेस साउथ में है, तो ए का बायां इधर है, तो ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। हाँ बेटा आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मेरे माइंड से वो वाला पॉइंट मिस हो गया था कि एच और सी किनारे पर नहीं बैठेंगे, वरना हमें ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने खामखा इस पॉसिबिलिटी को बना लिया, हमें ये पॉसिबिलिटी बनानी नहीं थी एक्चुअल में, तो वो पॉइंट मेरे माइंड से स्लिप हो गया था कि एच और सी किनारे पर नहीं बैठेंगे, इसलिए हमें ये बनाना पड़ गया, वरना हमें इसको बनाने की जरूरत ही नहीं थी, हम सिर्फ इसको बना के काम चला लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, स्टेटमेंट आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट। क्या भारत में विलासितापूर्ण होटलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, शुड लग्जरी होटल्स बी बैंड इन इंडिया, क्या भारत में 5 स्टार 7 स्टार होटल पर रोक लगा देनी चाहिए। पहला है यस, ये कहना चाह रहे हैं हाँ। अब इनका रीजन समझते हैं क्यों कहना चाह रहे हैं हाँ। दे आर प्लेस फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ऑपरेट, इंटरनेशनल क्राइम ऑपरेट्स, इंटरनेशनल क्राइम ऑपरेट्स, ये कह रहे हैं हाँ क्योंकि इन जगहों से अंतर्राष्ट्रीय अपराध होते हैं। तो बेटा ये जो बात है, ये जो आर्गुमेंट, जो रीजन है, जो आर्गुमेंट है वो वीक है ना, और वीक आर्गुमेंट है इसलिए इसको हम सही नहीं मानेंगे। भैया इंटरनेशनल क्राइम होते हैं ऐसे तो बेटा पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीजें होती हैं, तो हम क्राइम को रोकेंगे, होटल को कैसे बंद करा सकते हैं। हाँ दूसरा है नहीं, क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि धनी विदेशी पर्यटक होते हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो फॉरेन टूरिस्ट होता है ना, फॉरेन टूरिस्ट होते हैं इंडिया में, है ना, उनको लग्जरी होटल चाहिए होते हैं इंडिया में स्टे करने के लिए, जो बहुत रिच होते हैं लोग। अगर हम वो बंद कर देंगे तो इंडिया की वैल्यू डाउन हो जाएगी, वो रहेंगे कहाँ, पता चले वो टूरिस्ट माना ही बंद कर दें इंडिया में, भारत में। तो ये जो इन्होंने रीजन दिया है बेटा, ये ठोस है, ये रीजन है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है, और जो फैक्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग है यानी कि सही है, तो ओनली सेकंड फॉल्स, केवल दूसरा सही है, यहाँ पे पहला गलत है, ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग। बेटा जो फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो फैक्ट था, एग्जैक्टली वो फैक्ट था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 24 है ना,
क्वेश्चन नंबर 24 इसका 25 नाम डला हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन नंबर 24 ही है। हाँ जी, स्टेटमेंट है सन इज सोर्स ऑफ लाइट, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। भैया सबको पता है सन इज सोर्स ऑफ लाइट है ना, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल हमें पता है, ये कथन है। अब निष्कर्ष है मून इज नॉट सोर्स ऑफ लाइट। क्या बेटा मून का जिक्र हो रहा है स्टेटमेंट में? क्या स्टेटमेंट में चंद्रमा का जिक्र किया गया? नहीं किया गया। तो बेटा निष्कर्ष कैसे निकालोगे? लाइट हैज द ओनली वन सोर्स, क्या क्वेश्चन में ऐसा कहीं बोला है लाइट हैज ओनली सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट? क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला गया सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट? नहीं बोला गया। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो लाइट हैज ओनली वन सोर्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नन फॉलोस, दोनों सही नहीं है। नन फॉलोस दोनों सही नहीं है, नन फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अब बस आप ये देख लो कहीं ये मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है इनवर्स आ जाती है। बेटा m को रिप्रेजेंट किया है 1 0 से, तो चेक करो कि 1 0 देखो ये इनवर्स मैट्रिक्स है, क्योंकि जो नॉर्मल मैट्रिक्स होती है ना उसमें 1 0 होता है f, नॉर्मल मैट्रिक्स में 1 0 f होता 1 0 1 0 f, ये है इनवर्स 1 0 देखो 1 0 m। तो ये रिवर्स मैट्रिक्स है बेटा, पहले कॉलम पढ़ना है फिर रो, ये उल्टी मैट्रिक्स चल रही है उल्टी। तो हमें किसकी कोडिंग करनी है? हमें कोडिंग करनी है किसकी? टेबल की कोडिंग करनी है बेटा, टेबल की। तो हर ऑप्शन को पीछे से चेक करना शुरू करो। 57 5 ऊपर 7 नीचे, 57 किसके लिए होगा बेटा? ई के लिए, तो सर ई ही है 57। 43 4 ऊपर 3 नीचे, 43 किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? 43 रिप्रेजेंट करेगा बी को, 43 रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे किसको? बी को, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 75 7 ऊपर 5 नीचे, सर 75 रिप्रेजेंट करेगा एफ को, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 75 रिप्रेजेंट करेगा एफ को, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में हमें ना खुद चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो नॉर्मल है या रिवर्स है। तो कभी कभी एग्जाम में रिवर्स मैट्रिक्स आ जाती है। देखो डब्ल्यू को 20 से रिप्रेजेंट किया, 2 ऊपर 0 20, हालांकि 20 को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से अगर नॉर्मल मैट्रिक्स होती, तो ये रिवर्स मैट्रिक्स थी, तो हमें रिवर्स मैट्रिक्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले कॉलम पढ़ा जा रहा है फिर रो, जबकि हमेशा पहले रो देन कॉलम। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में एग्जामिनर आपसे खेल सकता है, ठीक है? टीचर लेखक पुरुष है ना, टीचर ऑथर मैन, बेटा टीचर ऑथर मैन, टीचर लेखक पुरुष, तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिना कुछ सोचे समझे तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तीनों में सम का रिलेशन है, टीचर लेखक पुरुष, तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, बॉल हॉकी खिलाड़ी कवि, देखो हमें पता है हॉकी खिलाड़ी और कवि के बीच में, हॉकी खिलाड़ी और कवि के बीच में सम का रिलेशन है, बॉल अलग है, बॉल तो अलग है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हॉकी खिलाड़ी और कवि में सम का रिलेशन है, हॉकी खिलाड़ी कवि सम का रिलेशन, बॉल अलग है, बॉल अलग हो गई, ठीक है मेरे भाई, बॉल अलग हो गई। क्वेश्चन देखो इसमें क्या पूछा है हमसे, हमसे वो पूछा है आरेख में दी गई संख्याओं में उस विशेष श्रेणी व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, हमसे पूछा द नंबर इन गिवन डायग्राम। ये जो क्वेश्चन पूछा गया चाहिए यहाँ पर है ही नहीं क्वेश्चन, ये अगले पेज पर है, ये क्वेश्चन अगले नेक्स्ट पेज पर है। क्वेश्चन में ये पूछा है, देखो ये ना, हमसे पूछा है हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं। त्रिभुज अधिकारियों को रिप्रेजेंट करता है, वृत्त महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, आयत एमबीए को रिप्रेजेंट करता है, और वर्ग तकनीकी कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, ये रिप्रेजेंट करता है एमबीए वालों को, और ये रिप्रेजेंट करता है तकनीकी कर्मचारियों को, टेक्निकल, ठीक है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमें बताना है संगठन में कितनी महिला अधिकारी है। तो बेटा त्रिभुज है अधिकारी, और व्रत है महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें त्रिभुज और व्रत का कॉम्बिनेशन चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें त्रिभुज और व्रत का कॉम्बिनेशन चाहिए, दैट इज 5, क्योंकि अधिकारी है त्रिभुज, व्रत है महिला, तो महिला अधिकारी कितनी हो गई? 5, महिला अधिकारी कितनी हो गई? 5, हमें और कुछ नहीं चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 29, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ। तो बेटा पेपर दोनों साइड से ऐसे फोल्ड हुआ, फिर ऊपर से फोल्ड हुआ, तो सबसे पहले पेपर को ऊपर खोलेंगे, तो जब ऊपर खोलेंगे तो इसकी वाटर इमेज ऐसे बनेगी और ये सर्किल यहाँ दिखेगा। सबसे पहले पेपर ऐसे खोला, फिर पेपर को ऐसे खोलोगे तो ये वाला सर्किल यहाँ दिखेगा, ये वाला ट्रायंगल यहाँ दिखेगा, ये वाला ट्रायंगल यहाँ दिखेगा, और ये वाला सर्किल यहाँ, और यही पेपर ऐसे खोला तो ये वाला सर्किल यहाँ, ये वाला ट्रायंगल यहाँ दिखेगा, ये वाला ट्रायंगल यहाँ। तो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाते हैं वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाते हैं, इमेज का कंसेप्ट होता है, एक्जैक्टली इमेज का कंसेप्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और चलते हैं इस सेट के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो ये है क्वेश्चन नंबर 30। फटाफट से हमें ये तो पता चल गया बेटा इनका यूज करके ही 40 बना है, इनका यूज करके ही 500 बना, इतनी फीलिंग्स हमें आ जाती हैं। अब आप सोचो इन दोनों नंबर का यूज करके 40 कैसे बनेगा? कम ऑन हरिया फटाफट से आंसर, तो जल्दी से फटाफट, मैं पहले आंसर का वेट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट आंसर का वेट कर रहा हूँ। उत्तम, जतिन वेरी गुड जॉब, शाबाश। तो बेटा 8 5 40 और माइनस 1 20 गुणा 25 500, माइनस 1 13 7 91, तो पहले इसमें माइनस 1 करके से मल्टीप्लाई, माइनस 1 करके मल्टीप्लाई, माइनस 1 करके मल्टीप्लाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये 30 क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि 30 में से 20 प्लस तो सभी के सही हुए होंगे। बेटा जिनके 25 प्लस सही है वो तो बेटा एकदम बहुत अच्छे लेवल पे चलना है, जिनके 20 प्लस ठीक हुए हैं उनको थोड़ी सी मेहनत अभी और करनी पड़ेगी। ये 20 प्लस और 25 प्लस पता है कौन से आंसर हैं? ये वो आंसर हैं जो मेरे आंसर देने से पहले दिए, मेरे आंसर्स निकालने से पहले दिए बेटा, ठीक है? बिल्कुल बेटा, डेफिनेटली। चलिए तो अब मुलाकात